नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों में अभी तक बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग अगले मुगल सम्राट फर्रुखशियर के बारे में बात करेंगे। फर्रुखशियर, तो अगर इनके काल की बात करें तो 1713 में या 1713 से 1719 तक, 1713 से 1719 तक। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्रुखशियर ने सैयद बंधु के कहने पर आ गया था और अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या कर दी थी और स्वयं गद्दी पर बैठा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सैयद बंधु की मदद से गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। इसके बाद में अब सैयद बंधु की मदद से गद्दी पर बैठा है तो भैया कौन वजीर बनेगा? देखो, जहांदार शाह में जो है जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह बैठा था, इसलिए वजीर कौन बना था? जहांदार शाह बना था। इसी तरीके से ये किसकी मदद से बना है? तो ये सैयद बंधु की मदद से बना है, इसलिए ये अपना वजीर किसको बनाएगा? वजीर बनाएगा सैयद बंधु में बड़ा भाई जो था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को क्या बनाया? या इसका नाम हसन अली भी था, उसको तो वजीर बनाया। और सेनापति या मीर बख्शी कह सकते हो, मीर बख्शी। तो मीर बख्शी सैयद बंधु में से किसको बनाया? हुसैन अली को। अब कहीं ना कहीं पे जुल्फिकार खां अभी थे। अब क्या हुआ? इन दोनों की कूटनीति से क्या हुआ? जुल्फिकार खां की भी हत्या कर दी गई। जुल्फिकार खां की हत्या कर दी गई। जुल्फिकार खां की हत्या कर दी गई। सैयद बंधु को मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि किंग मेकर बोला जाता था। ये बहुत ही दिमागी व्यक्ति थे। लगभग में इन्होंने कम से कम 6 मुगल सम्राटों को गद्दी पर बिठाया है। कभी इनको बैठाया, कभी उनको बिठाया। इस तरीके से 6 सम्राटों को इन्होंने, या कह सकते हो 6 मुगल शासकों को बैठाया है। अब आप समझे कि किंग मेकर इसीलिए कहा जाते हैं। अब क्या होता है, इन्होंने देखा कि जितने भी पुराने हमारे जितने भी शत्रु हैं धीरे धीरे हम पे हावी होते जाते हैं, और क्यों ना इनके लिए कुछ ऐसी छूट दी जाए जिसके चलते हम पे ये ज़्यादा धावा नहीं बोलेंगे। जिसके चलते इन्होंने जजिया कर बंद कर दिया, जजिया कर पर रोक। साथ ही तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी, तीर्थ यात्रा कर पर रोक। इन तरीके से इन्होंने काम किया। एक और काम किया, क्योंकि मैंने बताया था कि दक्षिण में 6 सूबे थे। कितने सूबे थे? 6 सूबे थे। और इन 6 सूबों का सूबेदार किसको नियुक्त किया? तो चिनकिलिज खां को। चिनकिलिज खां। तो पूछा जाएगा चिनकिलिज खां का अन्य नाम क्या था? तो निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। और यही अभी क्या करेगा? अभी ये दक्षिण के 6 सूबे का सूबेदार बना है, और यही जब मोहम्मद शाह रंगीला का पीरियड आएगा तब ये जो है 6 सूबों को हटाकर ये स्वयं वहाँ पे स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित कर लेता है चिनकिलिज खां। तो 6 सूबों का सूबेदार निजाम उल मुल्क को बनाया गया। इसके अलावा अब क्या होता है, उस समय जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह पर फर्रुखशियर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करता है तो इनकी पुत्री थी अजीत सिंह की, जिसका नाम था इंदु कुंवर या इंद कुंवरी। इंद कुंवर से शादी कर लेता है। अब अजीत सिंह को हराकर फर्रुखशियर ने क्या किया? इंद कुंवर से शादी कर ली। इस तरीके से इनकी शादी हो गई। उस समय क्या था? आपने नाम सुना होगा बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर कौन था? मेन बात आती है। तो सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उनका शिष्य था ये बंदा बहादुर। और जिस दिन गुरु गोविंद की हत्या की गई थी, उसी दिन बंदा बहादुर ने कसम खाई थी कि हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे। लगातार ये मुगलों के खिलाफ आक्रमण करता रहता था। अब क्या होता है, बंदा बहादुर को कब कहाँ रखा गया? जेल में रखा गया।
और जेल से रोज बंदा बहादुर को बाहर लाया जाता और उससे कहा जाता कि तुम कौन सा धर्म अपनाओ, क्योंकि ये सिख था, और इससे रोज कहा जाता कि आप कौन सा धर्म अपनाएं, इस्लाम धर्म अपनाएं, और बंदा बहादुर इसके लिए तैयार नहीं था, तो बंदा बहादुर की आंखें निकाल ली गई। इसके बाद में रोज रोज यही काम प्रक्रिया चलती रही, बंदा बहादुर को बाहर ला जाता और कहा जाता उससे कि इस्लाम धर्म अपनाएं। ये इस्लाम धर्म मानने को तैयार नहीं था। इसके चलते कह सकते हो गरम गरम चिमटियों के द्वारा बंदा बहादुर के क्या किए जाते थे, मांस को खींचा जाता था। धीरे धीरे बंदा बहादुर के शरीर में मांस ही नहीं बचा था और एक दिन उसकी फिर घोर यातना के बाद मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो 19 जून 1716 को बंदा बहादुर की घोर यातना के बाद फर्रुखशियर ने उसे मृत्युदंड दे दिया। तो 19 जून 1716 को बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, ये फर्रुखशियर बहुत ही डरपोक आदमी था, इसलिए इसे घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर कहा जाता था। अब इसके दिमाग में आया कि यार हम तो कठपुतली बनकर रह गए हैं, पूरा शासन बागडोर कौन संभाल रहा है? अब्दुल्ला और हुसैन अली संभाल रहे हैं। तो इसका एक आदमी ने बहका दिया इसको, जिसका नाम था मीर जुमला। ये मीर जुमला के बहकावे में आकर सैयद बंधु पर आक्रमण करवा देता है। और सैयद बंधु हमने बताया ना बहुत दिमागी व्यक्ति थे, ये तुरंत भागकर गए शाहू के पास। शाहू कौन थे? तो शिवाजी के पुत्र संभाजी का पुत्र था शाहू। शाहू जी वैसे भी मराठा लोग जो है सभी दुश्मन थे मुगलों के, इसके चलते शाहू जी ने सैयद बंधु की मदद की और सैयद बंधु ने क्या किया, शाहू जी के साथ मिलकर फर्रुखशियर की हत्या करवा दी। फर्रुखशियर का गला दबाकर हत्या कर दी जाती है 1719 में। 1719 में फर्रुखशियर की हत्या करवा दी जाती है। किसकी मदद से? शाहू की मदद से। किसने करवा दी? अब्दुल्ला और हुसैन अली, या कह सकते हो सैयद बंधुओं ने। तो इस तरीके से पूरी कहानी है ये फर्रुखशियर की। अब देखो एक काम और इसमें रह गया, अभी पॉइंट एक छूट गया है। अब क्या होता है, लगभग में 1717 का समय था। 1717 का समय था जब फर्रुखशियर को एक फोड़ा निकल आता है। क्या निकल आता है? फोड़ा निकल आता है। अब पूरे भारत में कोई भी इसका फोड़ा नहीं सही कर पा रहा है, तो केवल लाइलाज बीमारी हो गई थी। जिसके चलते मैंने जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था तो बताया था 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दल भारत आया था। जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक भारत दल आया था। उसी में एक डॉक्टर आया था जिसका नाम था हैमिल्टन। अब क्या होता है, हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को सही कर दिया था, उनके फोड़े को सही कर दिया था, जिसके चलते फर्रुखशियर बहुत खुश हुआ था और उसने कहा कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो अंग्रेजों ने टैक्स मुक्त या कर मुक्त व्यापार की मांग की। फर्रुखशियर ने कहा ठीक है आप कर मुक्त व्यापार करें, परंतु एक शर्त है कि आप क्या करें, बंगाल वाले क्षेत्र में 3000 रुपया प्रतिवर्ष और उड़ीसा वाले बंगाल यहाँ के सूरत वाले क्षेत्र में 10,000 रुपया प्रतिवर्ष दे दीजिए और कर मुक्त व्यापार करिए। इसके अलावा जो आपकी बंबई में टकसाल लगी है, उसमें जो सिक्के बनते हैं वो पूरे भारत में मान्य होंगे। ये 3 काम इसको दे दिया गया, भारत सिक्के भारत में मान्य। अब 3 काम इसके अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। पहले क्या कि बंगाल में 3000 रुपया, या कह सकते हो बंगाल उड़ीसा बिहार वाले क्षेत्र में आप 3000 प्रतिवर्ष दीजिए, कर मुक्त व्यापार करिए। सूरत वाले क्षेत्र में 10,000 रुपया प्रतिवर्ष दीजिए, कर मुक्त व्यापार करिए। और साथ ही साथ जो आपकी बंबई में टकसाल लगी है उसमें जो सिक्के ढाले जाते हैं वो पूरे भारत में मान्य होंगे। इस तरीके से 3 इनको ये अधिकार मिल गए। इसी को कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। इसी तरीके से आपने संविधान में पढ़ा होगा कि किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा, तो मूल अधिकारों को कहा जाता है। तो इसलिए जो अधिकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अधिकार पत्र होता है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये तो बात रही फर्रुखशियर की। इसमें अगर मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे इन्होंने कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो बंगाल, सूरत, बंबई में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी, तो 19 जून 1716 में। इसके अलावा 6 सिबों का सूबेदार किसको बनाया था, चिनकिलिज खां को।
तो ये तो बात हुई फर्रुखसियर की, और फर्रुखसियर की 1719 में मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हो मरवा दिया जाता है। कौन मरवा देता है? तो हुसैन अली, और अब्दुल्ला ने किसकी मदद से? तो शाहू की मदद से। अब आगे जो गवर्नर कह सकते हो मुगल सम्राट बैठता है जिसका नाम है रफ़ी उद दरजात। तो आप सब हेडिंग डाल लें रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात। तो ये 28 फरवरी 1719 से 6 जून या 4 जून 1719। बहुत से बच्चों में एक ये प्रश्न रहता है ज़्यादातर कि सर इतिहास को ज़्यादा दिन तक याद कैसे रखें। तो देखो, याद करने का तरीका तो यही है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। परंतु अगर इतिहास को आप लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो इतिहास के पीछे जो कहानी छुपी है वो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जितना कह सकते हो पुरानी बातें हैं उनको जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। आप एक तरीके से समझें, अब क्या होता है टीवी पे आप लोग अगर नाटक वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, सीरियल वगैरह देखते होंगे तो उसमें एक काम होता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही प्रचार आने वाला है उसके पहले वो क्या कर देते हैं, एकदम से रोक देते हैं, और बस कोई व्यक्ति नया आ जाता है उस पर वहीं पे रोक देते हैं वो सीन। अब आपके दिल में जब तक लगभग में कह सकते हो अगर 2.5 मिनट का प्रचार आएगा तो 2.5 मिनट में आपके दिमाग में चलेगा कौन आया कौन आया कौन आया। तो क्यों आपके दिमाग में चल रहा है? आपके अंदर दिलचस्पी है कि आगे क्या होगा। इसी तरीके से अगर आपको इतिहास को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए कि अगर रफ़ी उद दरजात बैठा है तो उसने काम क्या कराए हैं, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके पहले कौन बैठा था, इसके बाद में कौन बैठा था। जब तक आप इतिहास में दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक आपको ये बोरियत वाला सब्जेक्ट लगेगा कि कैसे याद करें 17 फरवरी से 4 जून तक है, या रफ़ी उद दरजात के बारे में पढ़े, रफ़ी उद दौला के बारे में पढ़े। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो पूर्वज हैं समझो उनके बारे में जानना है। तो आपको इस तरीके से जानना है कि आगे हमारे भविष्य में ये काम आएगा। क्योंकि कहा जाता है, चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार से अगर कोई महान शासक है तो उसको रोज का रोज इतिहास सुननी चाहिए। इतिहास सुनने का मतलब यह है कि कहा जिस प्रकार से अगर आप बाण को या तीर और कमान होता है तो जितना ही कमान को आप पीछे डोर को खींचेंगे तीर उतना आगे दूर तक जाएगा। तो इसका कहने का आशय यह है कि आप जितना ही इतिहास को अपने जानेंगे उतना ही आप आगे और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको भी इतिहास जानने के लिए इतिहास के प्रति लगाव लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये कहानी हुई थी और क्या क्या कहानी हुई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719। देखो, मैंने जब बताया था जहांदार शाह, तो इसी का एक भाई था जिसका नाम था अजीम उस शान का ही पुत्र था रफ़ी उद दरजात। तो हम कह सकते हैं सैयद बंधु ने अजीम उस शान के पुत्र कौन, रफ़ी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया। इसके बाद में इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है यह सबसे कम दिन गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट था। यह सबसे कम दिन गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट था। इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें नेकुशियर का विद्रोह हुआ था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नेकुशियर कौन था। तो जब मैंने मुगलों के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे। इसमें से जो 2 की हत्या कर दी गई थी, अकबर द्वितीय और मोहम्मद सुल्तान। तो इसमें जो अकबर द्वितीय उसी का ये पुत्र था
अकबर द्वितीय का पुत्र था नेकू शेर, जिसने जो है रफीउद्दर्जात के समय कार्यकाल में विद्रोह किया था। अब क्या करता है, इसमें बस आखिरी पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी मृत्यु कब हो गई, तो 4 जून 1719 को। किसके कारण, तो क्षय रोग के कारण। तो क्षय रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये तो हुआ रफीउद्दर्जात के बारे में। अगर इसमें पॉइंट याद रखना है तो आप ये याद रखें कि यह सबसे कम दिन गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट था और इसके समय में ही नेकू शेर का विद्रोह हुआ था। इसके बाद में जब इसकी 4 जून 1719 को इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर अगला जो शासक बनता है जिसका नाम है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला इसका अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 जून से 17 सितंबर 1719। अब क्या हुआ, सैयद बंधु ने क्या किया, अजीमुशान के चौथे पुत्र किसको बैठाया, रफीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया। अब क्या था, आपको मैंने फर्रुखशियर में अभी बताया था कि इंद्र कुमारी थी, जो कह सकते हैं फर्रुखशियर की पत्नी थी और अजीत सिंह की पुत्री थी, वो विधवा हो चुकी थी। तो इसने क्या किया था, अजीत सिंह की पुत्री कौन, इंद्र कुमारी को मुगल हरम से मुक्त कर दिया। मुगल हरम से मुक्त कर दिया और फिर इंद्रवती क्या करती हैं, पुनः अपने पिता के पास लौट आती हैं और यहां पे ये फिर से हिंदू धर्म अपना लेती। इसके बाद में क्या होता है, 17 सितंबर 1719 को इसकी भी पेचिश से मृत्यु हो जाती है। तो रफीउद्दौला की भी 17 सितंबर 1719 को पेचिश से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम सिर्फ रफीउद्दौला तक रखेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले सम्राट जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।